वेरी गुड। सो बच्चों, सेकेंड हेडिंग हमारी यहाँ पे है कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है। व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन। बेटा ये लॉ दो साइंटिस्ट ने दिया था, वन इज नेम्ड एज गुल्डबर्ग एंड अदर इज नेम्ड एज वेक। इन्होंने ये लॉ दिया था और अकॉर्डिंग टू देम, इनके हिसाब से कोई भी रिएक्शन हो, चाहे वो रिवर्सिबल हो इरिवर्सिबल हो, सब पे ये लॉ लगेगा। बेसिकली ये लॉ बताता हमें क्या है, रेट ऑफ रिएक्टिंग, किस स्पीड से रिएक्टेंट्स रिएक्ट आप कर जो रहे लिख रहे हैं वो दिख नहीं रहा हैं। दिख नहीं रहा किसी को भी? नो सर। यस सर। नो सर। नो सर। कुछ नहीं दिख रहा? तो ये रिकॉर्डिंग मैंने ऑन की है ना, इसमें शायद गड़बड़ हो गया है। रिकॉर्डिंग हटा नो दो। सर, शुरू से ही नहीं मैं दिख रहा था। सर आपके मार्कर का कलर व्हाइट तो नहीं है? मार्कर का नहीं बेटा, इतना तो मैंने ध्यान दिया था। ओके, लेट आई चेक वंस अगेन, क्योंकि मैंने राइट ऑन स्क्रीन की है, शायद इसलिए कुछ गड़बड़ हो रहा हो। एक मिनट। यस बेटा, समय शुरू नहीं हो पा रहा ढंग से, मैं तो ये क्या बताऊं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक सेकंड है, जस्ट गिव मी मोमेंट। एक मिनट यार, मैं ना इनके, मैंने एक सेकंड जरा सचिन सर को कॉल करके उनसे बोल इसका फीडबैक क्या है। फीडबैक नहीं समझता हूँ, सॉरी। अरे सर, हेलो, जरा ये बताओ, ये टैब पे जूम पे शेयर स्क्रीन करने के बाद नाटक क्या हो रहा है, ये आ क्यों नहीं रहा? स्क्रीन शेयर करी तो क्या आया? स्क्रीन शेयर करी तो स्क्रीन आ गई थी, लेकिन उस पर लिखा नहीं जा रहा था। फिर मैंने ऐसे लिखा जाएगा है, ऐसे नहीं लिखा जाएगा सर। सुनिए, वो जो हाँ। पेन है ना, पेन, हाँ उसके पेन, जो पेन की नेब है वो किसी कोने पे आइए, एक छोटा सा आपको पेन दिखेगा। हाँ दिख गया था। उस पे टच करिए, हाँ पेन से टच करिएगा तो क्रिएट न्यू नोट। नहीं, क्रिएट न्यू नोट नहीं आ रहा। चलो ऐसे ही चल रही कहानी। ठीक है, शुरू तो हो गया। ठीक है सर, हाँ कोई जरूरत होगी फोन कर लूंगा। तो बच्चों, अब शायद दिख जाए, सर ने जैसा बताया उस हिसाब से कि हमारे यस सर, अब दिख रहे हैं। दिख रहा है। बच्चों, हमें पढ़ना था लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन, ये लॉ दिया किसने है? दिस लॉ इज गिवन बाय टू साइंटिस्ट, वन इज नेम्ड एज गुल्डबर्ग एंड अदर इज नेम्ड एज वेग। इन्होंने ये लॉ दिया है और ये हमें बताता क्या है, बेसिकली कोई भी सब्सटेंस किस स्पीड से रिएक्ट करता है ये बताता है, रेट ऑफ रिएक्टिंग। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्टिंग एनी सब्सटेंस। और एक चीज बताता है, एंड द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्टिंग एनी सब्सटेंस एंड द रेट ऑफ रिएक्शन। तो बेसिकली ये दो चीजें ये लॉ हमारा बताएगा कि किस तरीके से या किस स्पीड से कोई सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है और किस स्पीड से पूरी रिएक्शन चल रही है। ओके, दिस लॉ इज बेसिकली बेस्ड ऑन एक्टिव मास। ये लॉ एक्टिव मास पे बेस्ड है। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन एक्टिव मास। व्हाट इज द मीनिंग कि एक्टिव मास पे बेस्ड है? बेटा इसका बेसिकली मतलब ये है कि अगर रेट निकाल रहे हैं, सब्सटेंस कोई ए रिएक्ट कर रहा है, तो ए सब्सटेंस जो रिएक्ट कर रहा है इसकी रिएक्शन की स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए होगी। ठीक है, ए का अगर एक्टिव मास ज्यादा है तो वो ज्यादा रिएक्ट करेगा, ए का एक्टिव मास कम है तो कम रिएक्ट करेगा। ऐसे ही किसी सब्सटेंस में या किसी रिएक्शन में कोई बी रिएक्टेंट भी है तो उसके रिएक्शन की स्पीड भी बी के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब जितने भी सब्सटेंस रिएक्ट करेंगे उनके रिएक्शन करने की स्पीड हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उनके एक्टिव मासेस के। दैट मींस एक्टिव मासेस ज्यादा है तो रेट ज्यादा है, एक्टिव मासेस कम है तो रेट कम है। और अगर रिएक्शन उनकी ये है, A प्लस बी गिव्स यू प्रोडक्ट P, तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा?
अगर हम रिएक्शन की रेट की बात करेंगे, यानी इस एरो की कि पूरे रिएक्शन किस स्पीड से रिएक्ट कर रहा है, then it is directly proportional to the product of active masses of the reacting species. मतलब एक सिंपल भाषा में अगर कहूं तो ये प्लस जो है बच्चों, ये प्लस मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा. दैट इज द सिंपलेस्ट. कि अगर कोई एक रिएक्शन चल रही है और उस आप रिएक्शन की स्पीड निकालना चाहते हैं, तो उस रिएक्शन की स्पीड जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज. यहाँ दो चीजें रिएक्ट कर रही हैं, ए और बी, इनके मल्टीप्लीकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. यहाँ जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है उसे रेट कांस्टेंट कहते हैं, जो केमिकल काइनेटिक्स या 12th का पार्ट है. फिलहाल अगर कोई एक रिएक्शन ये लिखी है A प्लस बी प्लस सी और कहा गया इसमें रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय एक्टिव मास ऑफ B मल्टीप्लाइड बाय एक्टिव मास ऑफ C. तो जितने भी प्लस साइन होंगे वो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन में चेंज करके रेट बताया जाएगा. तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses ऑफ कंबाइनिंग स्पीशीज. नाउ बच्चों, अगर हम ये कहें कि रिएक्शन बाई चांस हमारी 2A से B होती, सपोज, तो 2A से B होती तो इसका रेट हम कैसे लिखते? तो हम बेटा इसका रेट लिखते R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2A की जगह A स्क्वायर. आई होप सो आपको समझ में आ गया. वाई A स्क्वायर? A स्क्वायर क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे आप A2A को ये लिख सकते थे A प्लस A, और A प्लस A को जब आप न्यूमेरिकली चेंज करते तो A इंटू A लिखते, और A इंटू A या A मल्टीप्लाई बाई A को आप क्या लिखते? A स्क्वायर. तो इन द नटशेल क्या आया बॉटम लाइन, कि अगर कभी कोई रिएक्शन दे रखी है आपको, रिप्रेजेंट की है A प्लस B के फॉर्मेट में, तो यहाँ जब भी इसको न्यूमेरिकली में चेंज करेंगे और रेट निकालेंगे तो ये प्लस की जगह इनके ही एक्टिव मासेस का मल्टीप्लाई कर देंगे. तो रेट निकालने के लिए प्लस की जगह मल्टीप्लाई होगा. एंड द सेकेंड पॉइंट, कि अगर कोई कोफिशिएंट लगा है किसी में, जैसे यहाँ ये कोफिशिएंट 2 लगा है, ये हमारा रिएक्टेंट है और ये 2 टाइम्स है, इसे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं. तो ये जो कोफिशिएंट होगा ये हमेशा पावर में चला जाएगा. ये कोफिशिएंट 2 यहाँ पावर में चला गया. बोलो बेटा, क्लियर है? एनी डाउट? यस सर. आई होप सो क्लियर. Yes, sir. ठीक है. Yes. अब अगला बोर्ड चाहिए, देखते हैं. अब हमने ये कहा कि अगर ये रिएक्शन, अब हम नाम लेके चलेंगे ना, कि ये कोई एक नाम है, जैसे कि मान लो ये कहा है N2 प्लस 3H2 इक्वल टू ट्वाइस NH3. ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने रिएक्ट करके अमोनिया बनाया है और हमें निकालना है रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो बेटा रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या आएगा? दैट इज नाइट्रोजन मल्टीप्लाइड बाई हाइड्रोजन क्यूब. आई होप सो आपको क्लियर होना चाहिए कि इस रिएक्शन की स्पीड नाइट्रोजन इंटू हाइड्रोजन का क्यूब क्यों लिखी है, क्योंकि रेट निकालने के लिए प्लस की जगह मल्टीप्लाई चेंज करना था एंड फॉलोड बाई ये जो भी कोफिशिएंट होगा, इस कोफिशिएंट को हमें पावर में रखना है. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कोफिशिएंट आपका पावर में जाएगा. एंड अगर कोई सॉलिड होगा तो उसके लिए एक्टिव मास 1 मानना है. तो इसलिए बेटा अगर कोई सॉलिड है तो आप बेफिक्र रहिए, उसे नहीं लिखना है इस फॉर्मूले में, शो भी नहीं करना है, क्योंकि वो यूनिटलेस भी होगा. इसलिए सॉलिड को छोड़ दीजिएगा. आई होप सो क्लियर है. जैसे ये इक्वेशन है, CaCO3 टूट रहा है CaO और CO2 में, और अब अगर मैं कहूं कि यहाँ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या आएगा, तो अगर आपको समझ में आ गया है CaCO3 सॉलिड है, एक चूना कहलाता है, कल भी कईयों को लगा था. ठीक है, और आज होपफुली आपको ना लगे, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, खाली 1 आएगा, या 1 कहने का मतलब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लग के कांस्टेंट हो जाएगा. दैट इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज कांस्टेंट. ठीक है, तो पहली हेडिंग हमारी हो गई, दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन क्या था,
लॉ ऑफ मास एक्शन गुल्डबर्ग एंड वेग ने दिया हुआ एक लॉ है, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन 2 साइंटिस्ट ने दिया है, गुल्डबर्ग एंड वेग ने। ये हर रिएक्शन पे लगता है बच्चों, ये चाहे रिएक्शन आपकी होमोजीनियस हो, ठीक है, या रिएक्शन हेट्रोजीनियस हो, या रिएक्शन रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, हर टाइप की रिएक्शन में लॉ ऑफ मास एक्शन लगाना है। और हर टाइप की रिएक्शन में जब ये बताएंगे कि रिएक्शन की स्पीड कितनी है, तो आप कहेंगे एक्टिव मासेस के टर्म्स में आएगी, और जितनी चीजें भी रिएक्ट कर रही होंगी उनके एक्टिव मासेस के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। एक ही चीज अगर 2 बारी रिएक्ट कर रही है, 3 बारी कर रही है, तो ये 2 या 3 जितने भी कोफिशिएंट होंगे ये उस एक्टिव मास की पावर में चले जाएंगे। नाउ सेकेंड हेडिंग, व्हाट आर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। वैसे तो कॉमन सेंस है कि ये पूरा चैप्टर हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन का है, फिर भी एक बारी डिस्कस कर लेते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या है। ऐसी रिएक्शन जो बाय एनी मींस दोनों डायरेक्शन में चल सके, दैट मींस टेम्परेचर, प्रेशर या कंडीशंस चेंज करने पे बैकवर्ड डायरेक्शन में आ सकती हो, वो रिवर्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल, जो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है वो देखिए, पहले सिंपल की बात करें कि ये वाटर है और ये आइस की फॉर्म में है, और ये बाद में वाटर लिक्विड की फॉर्म में आ गया, तो ऑब्वियसली पानी से बर्फ, बर्फ से पानी, ये दोनों काम कर सकते हैं, बट कंडीशन तो बदलनी पड़ेगी ना, तभी तो होगा। अगर सपोज अभी टेम्परेचर 5 डिग्री 6 डिग्री है तो बर्फ रखी है, वो अपने आप पानी बन रहा होगा, लेकिन चिल्ड करने पर यानी कंडीशन बदलने पे पीछे रिएक्शन चली जाएगी। सिमिलरली अगर मैं ये वाला एग्जांपल लिखता हूं तो कईयों को परेशानी होती है, जिंक की कॉपर आयन से अगर रिएक्शन करूं तो जिंक आयन और कॉपर बनता है, तो वो कहते हैं ये इरिवर्सिबल है। भैया क्यों इरिवर्सिबल है? वो कहते हैं कि जिंक ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और इसलिए जिंक तो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, लेकिन कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। बट बच्चों ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल में आएगी। क्यों आएगी रिवर्सिबल में? कि जब हम कंडीशंस बदलते हैं, जब हम एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब भी बैटरी को चार्ज किया जाता है तो बाहर से इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है और तब ये रिएक्शन रिवर्स हो जाती है। दैट मीन्स वो काम जो कंडीशन बदलने पे वापस जा सकता हो, उसे आपको रिवर्सिबल में लेना है। और अगर कंडीशन बदलने पर भी वापस ना जाता हो एक जनरल तरीके से, तो इरिवर्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल कंबशन रिएक्शन आर रिगार्डेड एज इरिवर्सिबल। यानी अगर कोई कंबशन रिएक्शन है, लाइक मीथेन लिया आपने या कोई पेट्रोल लिया है और उसे ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 और वाटर बनाया है, तो बेटा ये वाली रिएक्शन इरिवर्सिबल में आएगी। व्हाई इट इज इरिवर्सिबल? कोई भी कंडीशन कैसी भी बदल लो, CO2 और वाटर से तुम इतनी आसानी से मीथेन नहीं बना सकते। Therefore, the combustion reactions are irreversible. ऐसे ही अगर किसी रिएक्शन में गैस आपका कोई एक प्रोडक्ट बनता है और वो गैस उड़ जाती है, जैसे कि CaCO3 है, ये हीट करने पे CaO और CO2 बन रहा है, और अगर आपने पड़ोस में एरो ये लगा दिया, अगर लगा दिया और ये अगर उड़ गई, जब भाई गैस उड़ गई तो उड़ गई, यानी बैकवर्ड रिएक्शन जाने के लिए सारे कंपोनेंट होने चाहिए जो आपस में रिएक्ट करके फिर पीछे ले जाएं। तो भैया जब बैकवर्ड के लिए सारे कंपोनेंट नहीं है तो ये भी इरिवर्सिबल हो गई। तो अगर कोई गैस फेज रिएक्शन होगी तो वो गैस फेज रिएक्शन भी इरिवर्सिबल में आएगी, अगर गैस वहां से हट जाए तो। क्लियर है? अगर कोई प्रेसिपिटेशन की रिएक्शन ले लें, जैसे कि AgNO3 हमने लिया और हमने NaCl इसमें मिलाया, इसे मिलाने के बाद ये प्रोडक्ट बन जाता है, दैट इज कॉल्ड एज AgCl प्लस NaNO3। और बेटा ये AgCl एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। दैट मीन्स जैसे ही मिलाते जाएंगे तो इस सॉल्यूशन में ये नीचे बैठते जाएगा, तो AgCl प्रेसिपिटेट हो जाएगा। दिस इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो बच्चों पॉइंट क्या आया कि अगर कोई प्रेसिपिटेट बन गया, इसे सॉलिड नहीं कहना है, इसे प्रेसिपिटेट कहना है। सॉलिड और प्रेसिपिटेट में अंतर सिंपल भाषा में अगर एकदम लेमन लैंग्वेज में कहूं तो
आप ये मान लो कि कोई सो रहा है तो हम उसे सॉलिड कहना चाहते हैं, और कोई निकल लिया है, प्यारा हो गया है, प्रभु के पास चला गया है, प्राण या आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है, तो हम उसे प्रेसिपिटेट कह रहे हैं। समझ में आया? तो सॉलिड दोबारा टेक पार्ट कर सकते हैं, रिवर्स रिवर्स दोनों तरफ जा सकते हैं, आ सकते हैं, बट एक बार प्रेसिपिटेट बन जाता है तो हम ये मानते हैं कि इट इज एक्सक्रीटेड आउट, इट इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द सिस्टम, मतलब वो अब सिस्टम में दोबारा टेक पार्ट नहीं करेगा until and unless वेरी अनफैमिलियर कंडीशन कोई बनाई जाए, कोई कॉम्प्लेक्स बने, जबरदस्ती कुछ हो, अदरवाइज ये हमेशा काहे में आएंगे बच्चों? इररिवर्सिबल में आएंगे। तो अगर कभी कोई गैस फेज रिएक्शन दिखे और वो उड़ जाए, ये बार बार कह रहा हूं उड़ जाए, यानी अगर गैस उड़ी नहीं है ना बेटा, तो अभी वो रिवर्सिबल में आएगा, और अगर गैस वहां से निकल जाए तो इररिवर्सिबल में आएगा। सिमिलरली अगर कोई रिएक्शन है जिसमें प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो वो प्रेसिपिटेट ऐसे एरो दिखाया जाएगा, वो भी इररिवर्सिबल में आएगा। तो जनरली ऑल प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस आर इररिवर्सिबल एंड gaseous phase reaction are irreversible if gases escape out। पहले यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए? ओके, नहीं दिक्कत है। नाउ और भी इररिवर्सिबल के एग्जाम्पल होंगे, खाली कंबशन प्रेसिपिटेशन नहीं है। धीरे धीरे अभी आपको समझ में आएगा कि अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तो ये भी इररिवर्सिबल हो सकती है, बट सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन है। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रलाइज करते हैं तो इररिवर्सिबल होती है, और इस चैप्टर में आयनिक इक्विलिब्रियम आगे आएगा, उसमें आपको बताया जाएगा। फिलहाल रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है? जो दोनों डायरेक्शन में चलेंगी, और अगर बेटा ये दोनों डायरेक्शन में चलेंगी तो जनरल भाषा में कहलाते हैं नेवर कंप्लीट्स। ये किसी भी डायरेक्शन में कंप्लीट नहीं होना चाहती, कंप्लीट नहीं होती हैं। और इररिवर्सिबल की बात करें तो बेसिकली ये एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, तो 100% कंप्लीट्स इन द डायरेक्शन प्रोसीडिंग। जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उसका खात्मा करके ही दम लेते हैं। दैट मीन्स इट कंप्लीट्स व्हेन द रिएक्शन प्रोसीडेड, इट कंप्लीट्स कंप्लीटली, या ये कहना चाहते हैं इट टेक्स प्लेस 100%, पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चला जाता है। जबकि रिवर्सिबल में क्योंकि ये वापस आ जाता है तो क्लियर कट है, अगर ये वापस आएगा तो 100% रिएक्शन नहीं होगी कभी। यहाँ कभी ना कभी इक्विलिब्रियम जरूर आता है, तो इक्विलिब्रियम रीच एट एनी स्टेज, किसी ना किसी स्टेज पे तो आएगा। यहाँ इक्विलिब्रियम का कोई सेंस नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? चैप्टर ही उसी का है। इक्विलिब्रियम का सेंस होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल। तो अगर दोनों रिएक्शन की स्पीड बराबर हो जाएगी तब आप कहेंगे इक्विलिब्रियम आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल इक्विलिब्रियम आ सकता है रिवर्सिबल में, लेकिन इररिवर्सिबल रिएक्शन में कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। क्लियर है? रिवर्सिबल इररिवर्सिबल। जनरली मेटल सल्फाइड्स का बनना इररिवर्सिबल में होता है जनरली। ठीक है, कि अगर कोई सल्फर से रिएक्ट करता है तो इररिवर्सिबल है। जैसे लोग ना सिल्वर के ऑर्नामेंट्स पहन लेते हैं, चांदी वाले, और पाउडर वाउडर भी खूब डाल लेते हैं, तो बेसिकली वो जो सिल्वर का ऑर्नामेंट है ना, वो चांदी के साथ रिएक्ट करके, सॉरी, वो सल्फर के साथ रिएक्ट कर लेता है। पाउडर डालते हैं, पाउडर में सल्फर होता है, सल्फर के साथ रिएक्ट करके AgS बना लेता है। और ऐसे ये जैसे आयरन का सल्फाइड बनना इररिवर्सिबल है, तो AgS बनना भी इररिवर्सिबल है। दैट मीन्स वो धीरे धीरे उनकी स्किन या वहां से चांदी जो भी सिल्वर है वो ब्लैक होने लगती है ड्यू टू दैट पाउडर मेनली। फिलहाल ये एक इररिवर्सिबल रिएक्शन है। ऐसे ही एटमॉस्फेयर में H2S बहुत सारी है, और अगर कहीं लेड पेंटिंग आपने ले आए, और लेड पेंटिंग मतलब ऑयल पेंट्स जो होते हैं ना उसमें लेड पेंटिंग कहलाती है, और वहां लेड मौजूद है उस ऑयल कलर्स में, एंड आपने एटमॉस्फेयर H2S के कांटेक्ट में पेंटिंग लॉन्ग टाइम तक रखी, तो वहां पे भी आपको PBS के ब्लैक स्पॉट्स दिखने लगते हैं। तो ओल्ड ऑयल पेंटिंग में ब्लैक स्पॉट दिखते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ PBS, एंड दिस इज ऑल्सो अ इररिवर्सिबल रिएक्शन। ये जनरली रिवर्स नहीं होगी। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या क्या हमें पढ़ना है?
बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन में कुछ इक्विलिब्रियम हमारे या कुछ रिएक्शन हमारी फिजिकल इक्विलिब्रियम में आएंगी या फिजिकल रिवर्सिबल में कह लो या इक्विलिब्रियम, और कुछ केमिकल में आएंगी। नाम से ही क्लियर होना चाहिए। फिजिकल का सेंस होता है बच्चों इसमें कोई नया बॉन्ड ना बने, जस्ट इंटरेक्शंस दिखें, फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए, लेकिन बॉन्ड नया ना बने, मतलब कोई नई टाइप की लिंकेज ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहा गया है कि कार्बन का डायमंड है और कार्बन का ग्रेफाइट है, इसका इंटरचेंज कर रहे हैं, कि किसी ने डायमंड दिया था, आपने उसके डायमंड को ग्रेफाइट बना के, कोयला बना के लौटा दिया, या कोयले से दोबारा डायमंड बना दिया, तो ये वाला प्रोसेस जो कहलाएगा ये फिजिकल इक्विलिब्रिया है। दोनों सॉलिड फॉर्म थे, खाली अरेंजमेंट चेंज किया है, और ये डायमंड से ग्रेफाइट, ग्रेफाइट से डायमंड। तो बेसिकली डायमंड एंड ग्रेफाइट बोथ आर मेड अप ऑफ कार्बन, बट द डिफरेंस इज दैट जब कार्बन का अरेंजमेंट किया जाता है तो एट वेरी हाई प्रेशर एंड वेरी हाई टेम्परेचर, जो अर्थ के अंदर कोयले की जितने भी ये होती हैं, कोयले की खान या ये सब जो हैं, इनमें डायमंड का फॉर्मेशन होता है एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। सिमिलरली जैसे इंसानों में भी कुछ इंसान बहुत अच्छा कर जाते हैं, लेकिन वो जब बहुत टफ परिस्थितियों से गुजरते हैं, जब वो बहुत टफ परिस्थितियों से गुजरते हैं, तो वो इंसान, मतलब सारे इंसान हम लोग हैं ग्रेफाइट ही, और वो बाद में जब बहुत टफ से गुजरते हैं तो उनमें कोई नया चेंज नहीं होता, खाली वो डायमंड की तरह शाइन स्पार्कल करने लगते हैं, इल्यूमिनेंस आ जाती है। क्यों? एक अरेंजमेंट चेंज हो गया, उनका एरिना एक बदल जाता है, दिस वन। चलिए फिलहाल कार्बन डायमंड ग्रेफाइट जो है ये रिवर्सिबल में फिजिकल इक्विलिब्रिया का एग्जांपल है। जैसे सल्फर रोम्बिक होता है, सल्फर मोनोक्लिनिक होता है, या आइस और वाटर का इक्विलिब्रियम है, ये फिजिकल है। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होगा? यहाँ बॉन्ड्स बनेंगे, कुछ इंट्रैक्शंस बढ़ेंगे, कुछ पुराने बॉन्ड टूटेंगे, उसकी जगह नए बॉन्ड बन जाएंगे। सिंपल से अगर कोई भी इक्विलिब्रिया स्टार्ट करें, जैसे हमने लेट सपोज N2 लिया और उसकी H2 से रिएक्शन की और ये अमोनिया बन गया, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने रिएक्ट करके अमोनिया बना दिया, ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, तो ये इक्विलिब्रिया कहलाएगा होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। अगर इसे बेटा बंद करके हटा दो, अगर सारे के सारे कंपोनेंट सेम हैं तो ये कहलाता है होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। अगर कोई एक आध कंपोनेंट सॉलिड है और बाकी गैस हैं, जैसे अभी आपको बताया था ये है NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, बेटा अगर मैं इसको हीट करूंगा तो ये सोडियम नाइट्राइट में जाएगा और ऑक्सीजन में जाएगा। यहाँ सोडियम नाइट्रेट सॉलिड है, नाइट्राइट भी सॉलिड है और ऑक्सीजन गैस है, और ये इक्विलिब्रिया में एग्जिस्ट करता है, तो ये हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया में आएगा। तो इक्विलिब्रिया दो तरह के हो सकते हैं, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम के दो वेरिएंट हो गए हैं, वन इज होमोजीनियस इक्विलिब्रिया, मतलब केमिकल में ही दो तरह का होगा। अब क्या हो गया तुम्हें? केमिकल में ही दो तरह का होगा, एक कहलाएगा होमोजीनियस और एक कहलाएगा हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। ठीक है, होमोजीनियस इक्विलिब्रिया जिसमें सबकी फिजिकल स्टेट सेम हो, और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया जिसमें फिजिकल स्टेट्स अलग अलग होंगी या कोई एक फिजिकल स्टेट बाकियों से अलग हो जाए, दैट इक्विलिब्रिया विल बी हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो पहली हेडिंग हमारी केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में आई थी कि एक्टिव मास किसे कहते हैं। फिर दूसरा हमने पढ़ा एक्टिव मास पे बेस्ड लॉ ऑफ मास एक्शन। तीसरा अभी हमने पढ़ा रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल में क्या अंतर है, व्हाट आर रिवर्सिबल प्रोसेस, व्हाट आर इररिवर्सिबल। रिवर्सिबल में फिर हमने कहा दो तरह के होंगे, या तो हमारा फिजिकल इक्विलिब्रिया होगा या केमिकल होगा। जनरली केमिकल इक्विलिब्रिया में हम दो तरह के मान लेते हैं, या तो होमोजीनियस होगा या हेट्रोजीनियस। और होमोजीनियस भी जरूरी नहीं गैसेस का ही हो, लिक्विड्स भी होते हैं होमोजीनियस। फॉर एग्जांपल अगर हम एसिटिक एसिड ले लें और उसकी रिएक्शन इथाइल अल्कोहल से करें तो ये बन जाएगा एस्टर, CH3COO C2H5 प्लस बनेगा वाटर। तो एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल ये दोनों लिक्विड हैं, और ये जो इथाइल एसीटेट बना ये भी बेटा लिक्विड है।
ये जो वाटर बना ये भी लिक्विड है, सबके सब लिक्विड है, तो ये वाला इक्विलिब्रिया आपका होमोजीनियस लिक्विड इक्विलिब्रिया हो गया। ऐसे ही आपने जो इससे पहले गैसियस देख लिया N2 + 3H2 = ट्वाइस NH3, तो इक्विलिब्रिया होमोजीनियस में लिक्विड गैसियस कुछ भी हो सकते हैं। बोलो बच्चों, पहली 3 हेडिंग क्लियर है। वन इज एक्टिव मास, सेकेंड इज लॉ ऑफ मास एक्शन, गुल्डबर्ग एंड वेक का, एंड थर्ड इज रिवर्सिबल इरिवर्सिबल विद एग्जांपल्स। क्लियर्ड? यस सर। यस सर। गुड गुड। नेक्स्ट, अब जो हमें अगली हेडिंग पढ़नी है दैट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन किसे कहते हैं, व्हाट इज इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, इसे देखना है, क्योंकि अभी हमने कहा था लॉ ऑफ मास एक्शन ने ये बताया है कि रिएक्टेंट का रेट क्या होगा। सपोज A + B C और D बना रहे हैं, तो ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन चल रही है उसकी स्पीड किस पे डिपेंड करेगी बेटा? इस फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड डिपेंड करेगी एक्टिव मास ऑफ A मल्टीप्लाइड बाई एक्टिव मास ऑफ B पे। और कॉमन सेंस की बात है कि शुरू में रिएक्टेंट बहुत होते हैं या सबसे ज्यादा होते हैं, और ये धीरे धीरे रिएक्ट करते जाएंगे, यानी ये वाला नंबर धीरे धीरे इनका कम होता जाएगा। यानी रिएक्टेंट का एक्टिव मास ज्यादा होगा, धीरे धीरे एक्टिव मास कम होगा, और अगर एक्टिव मास कम होगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विद टाइम डिक्रीज कर रहा होगा, ये स्पीड धीरे धीरे कम होगी। कहने का मतलब, शुरू में मान लो इसके 15-15 मोल हैं, थोड़ी देर बाद ये कम होके 10-10 रह गए, और कम हुए 5-5 रह गए। तो जब शुरू में एक्टिव ज्यादा थे, एक्टिव मास ज्यादा था, तो रेट ज्यादा हो गया, और बाद में एक्टिव मास कम होता गया टाइम के साथ साथ, तो रेट कम हो गया। ऐसे ही रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन, ये कौन चला रहा है? आई होप सो आपको क्लियर है। बैकवर्ड रिएक्शन चलाने में इन दोनों का हाथ है। इन्हें रिएक्शन के हिसाब से प्रोडक्ट कहते हैं, बट बैकवर्ड रिएक्शन के ये रिएक्टेंट है, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन चलाने में इनका योगदान है। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ C मल्टीप्लाइड बाई एक्टिव मास ऑफ D। बैकवर्ड रिएक्शन इन दोनों के एक्टिव मास पे ही डिपेंड करेगा, और इन जनरल शुरू में ये 0 होंगे, यानी ना के बराबर होंगे, क्योंकि शुरू में हम रिएक्टेंट लेते हैं। मतलब सरल भाषा में कोई एक एग्जाम्पल ले लो, अगर आप सपोज चाय बना रहे हो, तो शुरू में चाय थोड़ी लेते हो यार, चाय पत्ती, पानी, चीनी लेते हो, और वो बाद में बनती है चाय। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट तो बनेगा बाद में जब ये रिएक्ट करेंगे। यहाँ ये कहा जा रहा है कि जब ये बनेंगे तो ये पीछे भी जाएंगे, यानी ये धीरे धीरे बैकवर्ड रिएक्शन शुरू करेंगे। तो शुरू में बैकवर्ड रिएक्शन का रेट तो 0 ही मान लीजिए। अधिकतर बैकवर्ड रिएक्शन नहीं चलेगी शुरू में, क्योंकि प्रोडक्ट होते ही नहीं है, और जब वो है ही नहीं तो बैकवर्ड चलाएगा कौन? बट धीरे धीरे ये बनने लगेंगे, धीरे धीरे जब ये बनेंगे तो ये आपस में फिर रिएक्ट भी करेंगे, और जब ये रिएक्ट करेंगे तो धीरे धीरे बैकवर्ड रिएक्शन भी चलेगी। और जैसे हमने कहा है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन समय के साथ कम हुआ था, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन समय के साथ बढ़ेगा। यानी 10 मिनट के बाद देखेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन की जो स्पीड इनिशियली थी अब उससे कुछ कम हो चुकी होगी, और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड अब कुछ बढ़ चुकी होगी। और ग्राफ की भाषा में अगर हम समझें तो ये एक्सिस रेट है और ये एक्सिस टाइम है, दैट इज समय के साथ जिसे कह रहे हैं बार बार। तो ये बैकवर्ड रिएक्शन का रेट 0 से शुरू होगा, और ये 0 से शुरू होने के बाद धीरे धीरे बढ़ेगा। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट एक हाईएस्ट पॉइंट से शुरू होगा, ये धीरे धीरे कम होगा, और किसी एक पॉइंट पे आके दोनों का रेट बराबर हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट आपका केमिस्ट्री में कहलाएगा इक्विलिब्रियम। ये था आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये है बच्चों रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और बेटा ये वाला जो पॉइंट आया है, ये टाइम, यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर हो गए हैं, और इस कंडीशन का नाम केमिस्ट्री में रखा गया है इक्विलिब्रियम। तो व्हाट इज इक्विलिब्रियम स्टेज? इक्विलिब्रियम स्टेज क्या है? when rate of forward and rate of backward reaction becomes equal, then this condition, this stage is known as equilibrium। क्या कहने का मतलब है? ये कंटेनर है,
इस कंटेनर में हमने पानी भरना शुरू किया इस टैप से, तो इस टैप से एक स्पीड से पानी आ रहा है, मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पानी आ रहा है। 1 सेकंड में 5 मीटर तक इसकी हाइट बढ़ जा रही है, या थोड़ी यूनिट सही कर लेते हैं, 5 ml पर सेकंड, 5 ml पानी इसमें अंदर आ रहा है। बट इसमें छोटा सा एक ओरिफिस हो गया, होल हो गया, और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा है। मान लेते हैं जैसे ही पानी आया, थोड़ी देर बाद ये लेवल बढ़ने लगा तो थोड़ा सा पानी निकल गया। लेट सपोज अब 1 सेकंड में 0.1 ml निकल रहा था। अब जैसे जैसे ये पानी बढ़ता गया तो यहाँ प्रेशर भी बढ़ता गया, और एक टाइम ऐसा आया जब इसका निकलने का जो रेट है बेटा, और जो बनने का रेट है, मतलब पानी जिस स्पीड से आ रहा था उसी स्पीड से जाने लगा, ये दोनों स्पीड अगर बराबर हो गई, यानी अगर अब ये 5 ml पर सेकेंड आ रहा था और 5 ml पर सेकेंड ही निकलने लगे, तो अब ये लेवल फिक्स दिखेगा, हमें कांस्टेंट दिखेगा। लेकिन लेवल कांस्टेंट दिखने का मतलब ये नहीं है कि पानी आना बंद हो गया या पानी निकलना बंद हो गया। पानी आ भी रहा है, पानी निकल भी रहा है, लेकिन लेवल चेंज नहीं हो रहा। दिस इज बेसिकली द ब्यूटी ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। बेटा इक्विलिब्रियम डायनामिक है, मतलब कोई रिएक्शन नहीं रुकती, ना फॉरवर्ड ना बैकवर्ड, दोनों ही चलती रहती हैं। बट क्योंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड की स्पीड एकदम सेम होती है, तो हमें हर चीज कांस्टेंट अपीयर होती है, एवरीथिंग सीम्स टू बी कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम स्टेज पे ये लगता है कि रिएक्शन रुक गई है, बट एक्चुअली रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो गए, दोनों रिएक्शन अभी चल रही हैं, और इसलिए दिस इज डायनामिक इन नेचर। तो इक्विलिब्रियम के क्या कैरेक्टर्स हैं? इक्विलिब्रियम का पहला कैरेक्टर है, ये खाली रिवर्सिबल रिएक्शन में आएगा, इरिवर्सिबल में नहीं आएगा। ये तभी माना जाएगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर हो जाएंगे। तो पहला कैरेक्टर हो गया, इट अकर्स इन रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इट इज द स्टेज व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल। इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। ये डायनामिक इन नेचर है, मतलब दो वर्ड हैं, एक बेटा स्टैटिक और एक डायनामिक। स्टैटिक का मतलब होता है चीजें रुक जाना, और डायनामिक का मतलब होता है चलती रहना। जनरली पर्सनालिटीज के लिए भी कहते हैं, जैसे हम कई लोगों के लिए कहते हैं ना, ये बड़ी डायनामिक पर्सनालिटी है, स्टैटिक तो नहीं कहते, डायनामिक बहुत कहते हैं। तो डायनामिक मतलब मोर देन वन परफॉर्म कर रहा है, या मल्टीटास्किंग, व्हाटएवर यू कैन से। फिलहाल यहाँ डायनामिक का मतलब है रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों बराबर हैं, दोनों रिएक्शन चल रही हैं, कोई रिएक्शन रुकी हुई नहीं है। तो स्पेशली क्यों बता रहे हैं भाई चल रही है रिएक्शन डायनामिक है? क्योंकि यहाँ पे हर चीज इट अपीयर्स टू बी स्टैटिक या कांस्टेंट, यानी आप जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज जानते हैं, ठीक है, जो आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है, ऑल मेजरेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज, जितनी भी मेजरेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन सी हो सकती हैं भैया? चाहे वो टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, वॉल्यूम हो, डेंसिटी हो, या और कोई प्रॉपर्टी आपके दिमाग में आए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल हो, या कुछ भी, एवरीथिंग सीम्स टू कांस्टेंट। उसका कलर हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, हर चीज आपको कांस्टेंट लगती है। और अगर कांस्टेंट लगती है तो हमें ये लगता है कि रिएक्शन रुक गई है, जबकि कांस्टेंट होने का मतलब सिर्फ ये है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल स्पीड से चल रही हैं। इसका प्रूफ क्या है कि अगर हमने एक, मान लीजिए, लिक्विड लिया और इस लिक्विड में हमने शुगर घोल दी, और शुगर घोलने के बाद एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन या इक्विलिब्रियम बना दिया, तो ये है शुगर प्लस वाटर गिविंग यू सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन से शुगर बाहर भी आ रही है और वापस शुगर सॉल्यूशन में भी जा रही है, तो ये इक्विलिब्रियम आ गया। हमें कैसे पता चलेगा? तो हमने क्या किया कि कुछ शुगर ऐड कर दी इसमें, रेडियो एक्टिव, या सिंपल भाषा में कोई कलर वाली। तो अगर कोई कलर वाली शुगर हमने ऐड की, तो थोड़ी देर में हम ये देखेंगे वो कलर वाली शुगर यहाँ से यहाँ पे भी आने लगी। अगर इक्विलिब्रियम आ गया और हर चीज कांस्टेंट थी, तो जब कलर वाली शुगर आपने बाद में ऐड की, उसे यही होना चाहिए। लेकिन
इस कलर वाली शुगर का मूवमेंट इधर हो रहा है और वापस भी आ रहा है। तो इससे प्रूफ हो रहा है कि अमाउंट तो हर चीज का कांस्टेंट है, मतलब इक्विलिब्रियम आने के बाद अगर ये शुगर के मोल्स 20 हैं और वाटर में डिसॉल्व वाले मोल्स 15 हैं, तो बाद में भी ये नंबर कांस्टेंट रहेगा, बट यहाँ इंटरचेंजिंग होती रहेगी, कलर वाली अंदर, कलरलेस बाहर, सो ऑन। तो इक्विलिब्रियम का एक कैरेक्टर ये भी है कि इक्विलिब्रियम इज कैरेक्टराइज्ड बाय कांस्टेंसी इन एवरीथिंग, टेम्परेचर, प्रेशर, मेजरेबल क्वांटिटीज। नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम के लिए कैटलिस्ट क्या करता है? आई होप सो आपको मालूम है। कैटलिस्ट आर द आउटर सब्सटेंस व्हिच डू नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन। कैटलिस्ट उन्हें कहते हैं जो रिएक्शन में हिस्सा तो नहीं लेते, बट बाय देयर प्रेजेंस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, मतलब कैटलिस्ट के आने पर रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। तो कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम के लिए क्या करता है? तो आंसर है नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम स्टेज। कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम स्टेज के लिए कुछ नहीं करता। मतलब अगर आपने किसी ए से बी रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज नहीं किया है, तो शुरू में 20 मोल थे, इक्विलिब्रियम आने के बाद ये 5 रहेगा, ये 15 रहेगा, व्हाटएवर, तो कैटलिस्ट नहीं किया है और ये कंडीशन आई है 10 डेज में, तो कैटलिस्ट यूज करके देख लेना, कंडीशन यही आएगी, ये वाला टाइम वेरिएबल हो जाएगा। ये 10 डेज की जगह हो सकता है 10 मिनट्स में रिएक्शन हो जाए, हो सकता है 10 आवर्स में हो जाए, व्हाटएवर। तो इक्विलिब्रियम स्टेज तो चेंज नहीं होगी, लेकिन अप्रोच चेंज हो जाएगी। दैट मींस कैटलिस्ट डू नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम स्टेज, बट कैटलिस्ट अफेक्ट्स अप्रोच ऑफ अटेनिंग इक्विलिब्रियम। बोलो बच्चों, समझ में आया? कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट नो इफेक्ट भी आंसर है, लेकिन नो इफेक्ट किस पे इफेक्ट नहीं करता? तो आंसर है इक्विलिब्रियम स्टेज, इस स्टेज पे इफेक्ट नहीं करता। और कैटलिस्ट इफेक्ट करता है, किस पे इफेक्ट करता है? अप्रोच ऑफ अटेनिंग इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कब आएगा, कितनी देर में आएगा, उसको बढ़ा भी सकता है टाइम को और घटा भी सकता है। तो इट अफेक्ट्स अप्रोच ऑफ अटेनिंग इक्विलिब्रियम, बट इट डू नॉट अफेक्ट्स इक्विलिब्रियम स्टेज। बोलो बच्चों, यहां तक क्लियर है? यस सर। वेरी गुड बच्चों, ये कल ही पढ़ा है तो आपको याद होना चाहिए। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा एस 0 होता है, डेल्टा जी 0 होता है। अगर इक्विलिब्रियम आ जाता है तो एंट्रोपी का भी कोई चेंज नहीं होगा और गिब्स फ्री एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। इक्विलिब्रियम पे ये दोनों कांस्टेंट है, तो इनका चेंज 0 ही आएगा। हर चीज कांस्टेंट है भाई, हर चीज का चेंज 0 है। अब एक पॉइंट में जो बच्चे बहुत गलती करते हैं वो ये है कि ए से बी रिएक्शन चल रही है, यहां इनिशियल 100 मोल्स ले लिए हैं, ठीक है, तो बताओ इक्विलिब्रियम आएगा तो किसके कितने होंगे? रिवर्सिबल रिएक्शन है, किसके कितने होंगे? पहला ऑप्शन 50-50, इसके 50 होंगे, बी के भी 50 होंगे। दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, कुछ भी बना लें। तो बताइए इक्विलिब्रियम स्टेज पे कौन ज्यादा होता है? रिएक्टेंट ज्यादा होता है, प्रोडक्ट ज्यादा होता है? क्या आंसर आना चाहिए? या दोनों बराबर होते हैं? सर इक्वल होते हैं। सर इक्वल। हाँ, इसमें अधिकतर बच्चे एक ही राग गा रहे होते हैं, कहते तुमने इक्वल इक्वल कह रखा है, इक्विलिब्रियम में इक्वल कर देंगे। नहीं, हमने इक्विलिब्रियम में इक्वल कहा है, रेट के लिए कहा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड। अच्छा मेरे लाल, अगर इक्वल होता तो पिछले वाले एग्जाम्पल में ये 5 और ये 15 कैसे लिख दिया था मैंने? आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ की स्पीड इक्वल है, ना कि कंसंट्रेशन। हर चीज कांस्टेंट है, हर चीज कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट है भाई, इक्वल नहीं है। बाई चांस कभी एक आध जगह इक्वल हो जाए तो हो जाए, बट इन जनरल कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट, नॉट इक्वल। और ये मैंने पहले कहा भी था, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, मोल्स, हर चीज कांस्टेंट हो जाएगी, ना कि इक्वल। बोलो क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो बच्चों, आज हम यहीं तक रखते हैं। अब क्या करना चाहिए? ये आज के व्हाइट बोर्ड हो गए सारे मेरे, चलो होगा। अब ये मीटिंग इसमें खत्म कैसे होगी? ठीक है बच्चों,
अब हमें बताएगा कोई मीटिंग कैसे एंड करेंगे इसमें? सर लीव मीटिंग। The leave से अबे देखे तो लीव मीटिंग अंग्रेज हैं? अगर मुझे दिख रहा होता मैं तुझसे कहता। हाँ बेटा स्टॉप शेयर कर दीजिए। ओके, वो भी तो ना दिख रहा है, यहाँ तो खाली व्हाइट बोर्ड ही दिख रहा है मुझे। सर ऊपर कोई ग्रीन मार्क बन के आ रहा है? एक मिनट, जूम को ऑन करता हूँ। हाँ, स्टॉप शेयर आ गया। अब ये तो बंद हो गया, एंड कर रहा हूँ। ओके सर, बच्चों, अब कर हैव ए दीजिए। नाइस टाइम, बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir.